प्रॉब्लम होती है। अगर मैं बीच में हिंदी भी बोलूँगी इंग्लिश भी बोलूँगी, ठीक है, तो प्रॉब्लम मुझे बताना है। बर्न बेसिकली इज when we are getting damaging, when we are damaging any skin, like superficial हो सकती है, deep हो सकती है, due to 5 reasons: electric, chemical, radioactive, क्योंकि इंडस्ट्री में रेडियो एक्टिव का प्रॉब्लम होता है, तो लेबर के रेडियो एक्टिव होता है। वो जो रेडियो एक्टिव होता है उसमें वो लोग पहले से बोल के रखते हैं कि उसको दूर रखने के लिए, क्योंकि वो एक्सरेज इस पर एक्सपोज हो चुकी है। तो रेडियो एक्टिव हो गया, केमिकल हो गया हमारे पास, और थर्मल हो गया, रेडिएशन हो गई। So there are 5 types of burns. तो उसमें क्या होगा, बेसिक जो हमारा बर्न का मैकेनिज्म है उसमें या तो हमें इंजरी होगी, कोई भी इंजरी होगी, मतलब हम कैसे बोल सकते हैं, there is a burn in a superficial layer which we can see. So there are many degrees: first degree, second degree, third degree, fourth degree. 1 degree is basically when anything like small burn is going to be there in the skin. छोटा सा होगा, कुछ भी, जैसे माचिस से जल गया या थोड़ा सा हाथ लग गया, सो वी कैन डाइल्यूट इट विद द हेल्प ऑफ अदर थिंग्स, लाइक वी कैन अप्लाई एनी लाइक रनिंग वाटर, लगा लो, रनिंग वाटर से भी। हाँ, रनिंग वाटर से जो सर बता रहे थे, दैट इज ऑटोमेटिकली अपना फिंगर या जैसे कुछ भी चल गया उसको रनिंग वाटर में डाल दो। उससे क्या होगा, जो एरिया में हीट है वो हीट ना डिस्पोज हो जाएगी स्किन से, तो आप 1 डिग्री बर्न ऐसे ही खत्म कर देते हो घर में, आप यू डोंट नीड टू गो फॉर हॉस्पिटल। इन सेकेंड डिग्री देर इज स्लाइट बर्न विच इज इन अ पर्टिकुलर एरिया, यू कैन फील दैट देर इज समवॉट ऑफ रेडनेस, कुछ ना कुछ हमें उसमें सिम्टम्स देखेंगे, रेडनेस, स्वेलिंग, तो उसमें वो हो जाएंगे, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, क्या बोलते हैं, छाला, छाला। छाला को हम लोग, वो ऐसे दिखने लगेगा और तुम्हें उसमें कुछ ना कुछ अप्लाई करना पड़ेगा ट्रीटमेंट, लिक्विड भर जाता है ना। हाँ, तो वो सेकेंड डिग्री बर्न है। थर्ड डिग्री में जैसे उसने बताया वाइट, वैक्सी वाइट करके आ जाता है, तो वो हमें पता चल जाएगा कि ये पूरा वाइटिश होने लगेगा ये एरिया। पर ये अब ये वाइटिश जो है वो परमानेंट हो जाता है फिर थर्ड डिग्री में, तो ये चीज़ है। फोर्थ डिग्री में पूरा ही गया, मतलब यू कैन सी बोन गोइंग थ्रू, लाइक इफ देयर इज अ केमिकल बर्न इज गोइंग टू बी सीन लाइक ये है, वी कैन सी द मेटाकार्पल्स फिंगर की, हम लोग देख सकते हैं, ये शायद 4 डिग्री है। तो ये चीज़ होगी। अब इंजरी में ये क्या बता रहे हैं कि इंजरी होने के बाद जो कैपिलरी हमारे पास होती है, कैपिलरी क्या बता रहे हैं, परमेबिलिटी मीन्स ये हमारी मेम्ब्रेन है, ये हमारा ब्लड, मतलब हमारी बॉडी में ये परमेबिलिटी कैसे होती है कैपिलरी की, ये हमारी जो भी नेटवर्क है, कैपिलरी नेटवर्क है। अब इसमें क्या है, द कंडीशन इज, फंक्शन क्या होता है, जो भी आ रहा है फ्लूइड, ये हमारा फ्लूइड है, बॉडी में हमारा लिम्फ फ्लूइड होता है, वो जो भी आ रहा है वो परमेबिलिटी क्या होता है, मतलब पास थ्रू आराम से हो जाए, तो यही है परमेबिलिटी, मतलब जो भी हमारा ब्लड है और जो भी हमारे उसमें एक्सचेंज हो रहा है कैपिलरी के थ्रू, आराम से परमेबिलिटी से एक्सचेंज हो सकता है। ये चीज़ इंजरी होने के बाद ज़्यादा होने लगती है, इंजरी हुई वहाँ पे फ्लूइडिटी बढ़ जाएगी। स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन में पैथोलॉजी क्या है, पैथोलॉजी इज बेसिकली व्हेन वी आर सेइंग कि वहाँ पे कोई इंजरी हुई है, जो लिम्फ फ्लूइड होगा हमारी बॉडी का, वहाँ जहाँ स्वेलिंग आ गई, मान लो ये एरिया में स्वेलिंग आ गई, फ्लूइड विल गो इन दिस रीजन, यहाँ पे फ्लूइड बढ़ जाएगा, स्वेलिंग की एरिया में। ये इसलिए बोल रहे हैं कि कैपिलरी में ज़्यादा होने लगा है हमारे में, जो क्या बोलते हैं एक्सचेंज हो रहा है उसको बोलते। इसमें ये जो नाम दिया है इसमें लिखा है इंजरी के बाद टिश्यू डैमेज जो होता है, हमें पता ही चल गया कि टिश्यू डैमेज होगा। टिश्यू डैमेज के बाद क्या होगा, कैपिलरी में हमारे में परमेबिलिटी बढ़ जाएगी टिश्यू डैमेज के बाद, तो हमारी इंजरी हो गई, टिश्यू डैमेज हो गया, और उसके बाद हमारे में टिश्यू डैमेज के बाद कैपिलरी परमेबिलिटी हो गई, दैट एक्सचेंज जो हो रहा है फ्लूइड का ज़्यादा बढ़ जाता है। उसके बाद ओडीमा, स्वेलिंग जो बताया, उसके बाद स्वेलिंग हो जाती है। ये उसका मैकेनिज्म है जो हम लोग ने भी पढ़ा बर्न में क्या होता है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट चीज आती है बर्न केस में, दैट इज शॉक। व्हाट इज शॉक, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ शॉक विच इज बेसिकली गिवन इन अवर पैथोलॉजी और एनीवेयर। जैसे हमने शॉक जो लिया है वो पैथोलॉजी में भी आता है, और उसको हम लोग जब फिजियोथेरेपी में लेते हैं तो हम पैथोलॉजी के बस देखते हैं, पर लेते हैं हम लोग इसके ट्रीटमेंट के लिए।
तो इसमें जो 3 टाइप के हैं, हाइपोवॉलेमिक शॉक, एक है कार्डियो कार्डियो और तीसरा है वैसोजेनिक। वैसोजेनिक कार्डियो और इन्हें एक और बताया न्यूरोजेनिक भी बताया, न्यूरोग्लिया भी बताया है ना, न्यूरो से रिलेटेड है क्या? हाइपोवॉलेमिक शॉक, कार्डियोजेनिक शॉक और वैसोजेनिक और न्यूरोजेनिक। Hypovolic is because of loss of blood. हाँ In that region, if blood is not going, hypovolemic shock will be occurring. Then cardiogenic is low cardio output. कार्डिया से रिलेटेड है तो आपको पहले पता चला कि वहाँ पे हार्ट की प्रॉब्लम है, कार्डियोजेनिक का है। उसमें क्या होगा, जो हार्ट रेट होती है वो लो हो जाती है। और जैसे हाइपोवॉलेमिक में सिर्फ नाम भी पता चल रहा है, हाइपो इज लो, वॉलेमिक मीन्स low volume of blood of blood which is not reaching in that particular region. So उसके बाद कार्डियोजेनिक है, कार्डियोजेनिक में कार्डियक हो गया। वैसोजेनिक में क्या है, सेप्टिक क्या होती है, उसमें जब सेप्टिक इज बेसिकली कि उस एरिया में शॉक हो जाता है, सेप्टिक शॉक बोलते हैं जिसे। एरिया में बता रहा हूँ, जैसे कोई भी हमने रीजन लिया, ठीक है, मान लो ये बॉडी का कोई रीजन है, इसमें हमारे पास करेक्ट सप्लाई नहीं आ रही ब्लड में, ये सेप्सिस में चला जाएगा। सेप्सिस क्या है, देयर इज अ नेक्रोसिस ऑफ सेल्स, मर जाती है वहाँ सेल्स, तो वहाँ पे क्या होता है, उस रीजन में सेप्सिस आ जाता है। इसको जब ये सेप्सिस आ जाएगा और ये बहुत ज़्यादा रीजन में बढ़ जाएगा तो इसे सेप्टिक शॉक बोलते हैं। तो ये जो होगा वो वैसोजेनिक के अंदर आ रहा है। और ये क्या करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस बढ़ा देगा। दैट मीन्स इन साइडवेज, पेरिफेरल मीन्स साइडवेज, यहाँ पे क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ा देगा, मतलब जो फ्लो हो रहा है उसको रोकने की कोशिश करेगा, ये जो है उसको रोकने की कोशिश करेगा, तो ये वैसोजेनिक में आ जाता है। न्यूरोजेनिक में हमारे जो शॉक है वो ब्लड जब पहुँचता नहीं है हमारी ब्रेन से तब वो न्यूरोजेनिक हो जाता है शॉक। ये हो गया शॉक का। अब ये क्या है, शॉक में जब हमारी बॉडी में शॉक आता है तो हम लोग बेसिकली पेशेंट को किस बेसिस पे देते हैं, वो ब्रेन में शॉक, बेसिकली जो शॉक पड़ता है वो अकेले ब्रेन में थोड़ी पड़ता है, बॉडी की किसी भी एरिया की वजह से पड़ सकता है, पर जो शुरू होता है वो शॉक ब्रेन के थ्रू होता है। तो जब ब्रेन में आएगा तो ऑक्सीजन कमी होगी, इससे वहाँ शॉक पड़ रहा है। और जब शॉक आता है तो 3 चीज़ें हमें देखनी है पेशेंट के अंदर। वो जो शॉक हो रहा है उसमें हमें 3 चीज़, हम लोग पेशेंट में कैसे देख सकते हैं कि वो शॉक की कंडीशन में चला जाएगा। पहला, उसकी यूरिन हो रही है कि नहीं हो रही है, उस कंडीशन को बोलते हैं ओलिगोसिया। ठीक है, ओलिग यू है जी के बाद, हाँ सही है, हाँ ओलिगोसिया। तो ये क्या है, आउटपुट जो यूरिन आउटपुट है वो कम हो जाता है, लो। मतलब यहाँ पे शॉक में हमें ये देखना है कि अगर लो आउटपुट है यूरिन का, वी कैन मेक आउट दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी इन शॉक। तो हमें उससे यही पूछना है कि यूरिन कितनी आ रही है, उससे आ रही है कि नहीं आ रही है। ये एक रीज़न हो गया, पहला आप ये चीज़ चेक करोगे। दूसरी चीज़ क्या चेक करोगे, उसमें वो पेशेंट अनकॉन्शियस हो जाएगा, वो बता नहीं पाएगा आपको चीज़ें। वॉट एवर यू आर गोइंग टू आस्क दैट व्हाट इज योर नेम और लाइक व्हाट प्रॉब्लम इज गोइंग ऑन, ही इज नॉट एबल टू आंसर। या तो वो पूरा सो ही जाएगा, अनकॉन्शियस मतलब क्या, कोमा जैसा स्टेट में चला जाता है, समझ नहीं पाता क्या सही है क्या गलत है, अनकॉन्शियस स्टेट में चला जाएगा वो। तीसरी चीज़ जो हम चेक करते हैं वो है इंटेस्टाइनल इल्यूसिस। इंटेस्टाइनल इल्यूसिस में इसका कुछ प्रॉब्लम है जो इंटेस्टाइनल से प्रॉब्लम रिलेटेड है। अब मुझे ये नहीं पता करेंगे कि इसके अंदर मैकेनिज्म क्या हो रहा है, पर ये पता है कि हाँ इसमें जो इंटेस्टाइन है वो इसकी सही से काम नहीं कर रही है। देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन डाइजेशन प्रॉब्लम, समथिंग रिलेटेड टू इंटेस्टाइन। तो ये शॉक में ये 3 चीज़ें चेक कर लो पेशेंट के अंदर तो पता चल जाएगा कि दैट पेशेंट इज गोइंग टू बी इन शॉक एंड यू नीड टू गो फॉर ट्रीटमेंट। हाँ, अब जैसे स्ट्रोक है, स्ट्रोक में एक और चीज़ ये होती है, पोटेशियम होता है वो ब्लॉकेज हो जाता है, कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट जो होगा इसमें जो होगा हार्ट रेट वो लो हो जाएगी, हार्ट रेट विल बी लो। योर ब्रीदिंग रेट विच यू कैन सी when you are taking breathing, it is going to be very high, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, हाई हाई हो जाएगी।
ठीक है। और एक जो चीज़ हार्ट है, रेट लो और ब्रीदिंग रेट हाई। हाँ दोनों अपोजिट आते हैं। कार्डियक आउटपुट भी लो रहेगा, मतलब क्या, ब्रीदिंग रेट वो क्यों ज़्यादा ले रहा है, क्योंकि उसको कार्डियक में मतलब उसको सांस लेते नहीं बन रही है, सो ही इज डूइंग हाई ब्रीदिंग, बहुत जल्दी कर रहा है, और उसकी हार्ट रेट बहुत लो चल रही है, जो हम चेक करते हैं हार्ट रेट, और कार्डियक आउटपुट भी बहुत लो हो रहा है इसका। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब हम लोग जो आ रहे हैं वो है शॉक में या बर्न होता है तो उसका कैसे ट्रीटमेंट करना है। ट्रीटमेंट क्या है उसका, बेसिकली जो बर्न का ट्रीटमेंट जो हम कर रहे हैं वो आरएल के फ्लूइड देके कर रहे हैं, उसको बोलते हैं रिंगल लैक्टेट। रिंगल लैक्टेट करके एक है आरएल फ्लूइड, जो हम लोग बर्न होने में, मतलब पेशेंट को अगर बर्न है तो अगर वो शॉक में चला गया तो शॉक के लिए हम लोग आरएल फ्लूइड देंगे जिससे वो ट्रीटमेंट हो सके। आरएल फ्लूइड क्या करेगा, उससे शॉक से रिकवर कराएगा पेशेंट। रिंगल फ्लूइड। हाँ, रिंगल लैक्टेट, रिंगल लैक्टेट। ठीक है, रिंगल लैक्टेट को ही आरएल फ्लूइड बोलते हैं। ये शॉक से उसको वो कराएगा, ठीक कराएगा। पर इसमें एक और इसमें फुल प्लांट फॉर्मूला दिया है जो कि इसके लिए हम लोग निकालने के लिए यूज करते हैं। इसकी स्पेलिंग ये है, फुल प्लांट फॉर्मूला, जो कि है 4ml इंटू टीएस, टोटल सरफेस, टोटल एरिया सरफेस बॉडी डी, टोटल बॉडी सरफेस एरिया TBSA, हाँ टोटल बॉडी सरफेस एरिया इनटू वेट, वेट ऑफ द पेशेंट कितना है उसका वेट, वो किस में लेना है, कौन सी यूनिट होगी, केजी। तो यहाँ पे जो इसकी क्राइटेरिया है दैट मस्ट बी 50%, 50% से कम होना चाहिए टोटल बॉडी मास, टोटल बॉडी सरफेस एरिया 50% से कम होना चाहिए, ये इसकी एक कंडीशन बताइए। और 4 ml क्यों ले रहे हैं, ये शायद हम लोग लिक्विड के से ले रहे हैं रिंगल लैक्टेट की वजह से। तो इसमें इसकी एक चीज़ ये है रिंगल लैक्टेट की, तो वीडियो को बीच बीच में तोड़ के भी वो कर सकते, बाद में उसको आपको देना है रिंगल लैक्टेट। फिर दूसरा जो डोज होगा वो होगा एवरी 16 इन सेकेंड, मतलब 16th आवर में देना है। देयर शुड बी अ गैप ऑफ 8 hours. 8 hours. The second thing is when we are seeing a patient with a shock, we are going to give RL fluid, but there is a chances of getting infection which is for 5 to 7 days, which is very rigorous. मतलब 5 to 7 days में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ जाएगा, पर आपका शॉक ही 1 से 2 दिन ले लेगा। तो आप शॉक से अगर पेशेंट को निकालोगे तो इन्फेक्शन से मर जाएगा, बिकॉज इन्फेक्शन बहुत तेज फैल रहा है। इन्फेक्शन को अगर रोकना है तो आपको उसकी भी एंटीबायोटिक्स लगानी पड़ती है। तो आपको ये ध्यान देना है कि शॉक को जल्दी रिकवर करने करे तो आरएल फ्लूइड आप दे रहे हो, इन्फेक्शन का भी ध्यान देना है। तो उसके लिए प्रिकॉशंस आर दैट यू नीड टू रिमूव द क्लॉथ फ्रॉम देयर, यू डोंट नीड टू पुट बैंडेज डायरेक्टली ऑन दी स्किन, आपको उसका ध्यान रखना है और उसको कवर करके रखना है जाली से, टेंट से, वो जो सर ने बताया था टेंट वाला, वो याद रखना। उसके बाद हाँ, अब ये हो गया हमारा इसका मैकेनिज्म, हम देख लिया कि क्या उसका ट्रीटमेंट है। अब हम लोग आ रहे हैं ऑक्सीजन। हमारी बॉडी में इफ वी आर already studied in 12th class that respiration, oxygen and hemoglobin are going to combine, right? So oxy hemoglobin मिलता है हमें, तो उसका कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है, HP hemoglobin plus plus OT oxygen। O2 हाँ, मतलब ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं इसे, ऑक्सी हीमोग्लोबिन शॉर्ट में। बट समटाइम्स व्हेन वो बता रहे थे सर, जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ होता है, व्हेन देयर इज अ मोर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन द एनवायरनमेंट, there is a CO, that is carbon monoxide, when it is combining, carbon monoxide is going to dissolve with the hemoglobin when oxygen is less, मतलब जब ऑक्सीजन कम होगी। हाँ, ऑक्सीजन कम तो हो चाहे ना हो, पर अगर वहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड है तो चांसेस आर कि वो ऑक्सीजन को नहीं मैच करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ वो ज़्यादा एफिनिटी रखता है। एफिनिटी इज अ वर्ड विच इज यूज्ड लाइक इफ देयर इज मोर, if there anywhere if there is oxygen and carbon monoxide, hemoglobin will
ON कंबाइंड विद कार्बन मोनोऑक्साइड होगी, क्योंकि इसकी एफिनिटी ज़्यादा है, ज़्यादा कंबाइन होने के चांसेस है। ये केमिस्ट्री का तो इसमें क्या होगा, अब वो बनाएगा HbCO, हाँ मतलब हम लोग के पास जो ऑक्सीमोजन है वो नहीं आ रहा, और ये हमारे लिए बहुत डेंजरस है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी बॉडी नहीं लेती, वो पॉइजनस है, एक तरीके से सीधे बोल सकते हैं पॉइजन। बॉडी पॉइजन बनाएगी तो कोई मर सकता है। हाँ, तो ये रेस्पिरेशन की ये दो चीज़ें होगी जो हमें हर में देखनी होती है कि उसका जब आप वो पेशेंट आ रहा है तो उसको हमें 100% ऑक्सीजन देनी पड़ती है, वो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ कंबाइन हो गई है तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए कि हम वहाँ हॉस्पिटल में क्या दें। उसके बाद हाँ, इसमें एक चीज़ और लिखिए कि प्लाज्मा और हीमोग्लोबिन में क्या बढ़ जाता है, हीमोसाइट बढ़ जाता है। हीमोसाइट हीमोसाइट की स्पेलिंग इसमें हीमोसाइट हीमोसाइट is going to be increased in the hemoglobin when it is going to be there. हीमोग्लोबिन की अगर इंक्रीज है मात्रा तो हीमोसाइट वहाँ पे ज़्यादा होगा, और वो किसमें हीमोग्लोबिन जो हम लोग ले रहे हो प्लाज्मा का ले रहे हैं, मतलब ये यहाँ से प्लाज्मा से हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन में हीमोसाइट ज़्यादा होता है। अब इसका प्रोग्नोसिस है, इसमें एक फॉर्मूला दिया है, ठीक है। वो फॉर्मूला टोटल बॉडी सरफेस एरिया है जो हमारा, उसके साथ हम लोग अपना ये 100 माइनस ये प्लस वेट ऑफ द पेशेंट एज। हाँ, पर इसको लिखने का तरीका दूसरा होना चाहिए, इसको लिखना चाहिए 100 माइनस, अच्छा वेट नहीं है, एज ऑफ द पेशेंट, तो इसको लिखना है TBSA प्लस एज, इसको ब्रैकेट में, सो यू नीड टू टेक TBSA प्लस एज एंड देन सबट्रैक्ट इट फ्रॉम, इसके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अगर ये कम आता है, जैसे यहाँ पे हमने देखा 100 माइनस TBSA प्लस एज है, हम लोग ने यहाँ पे दोनों एज और उसकी जो भी हमने निकाला है प्रोग्नोसिस की कितना उसको वो अफेक्ट हुआ है, वो हम लोग रूल ऑफ 9 से निकालते हैं। ये जो होगा हम लोग रूल ऑफ 9 से निकालेंगे। रूल ऑफ 9 में हमें पता ही है कि कौन सी लेकर क्या, जैसे हेड का होता है 14%, नेक का 1%, का 9%, एब्डोमेन और बैक का 18%, लिम्ब लोअर लिम्ब का 18% और जेनिटल का 1%। 1%। तो ये टोटल हो गया, ये पूरा मिला के 100 होता है।